हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ गोपाल कृष्ण गोखले जी के पाठ के प्रश्न और उत्तर। पाठ हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। पाठ को शुरू करने के पहले जानना चाहूँगी कि कैसे हैं आप सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, कैसा चल रहा है, स्कूल में अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है और वीडियोस में जो आप देख रहे हैं उससे स्कूल में क्या फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है। क्लास में जब इस सब बातों के बारे में बातचीत होती है, आप क्या ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या अंतर महसूस होता है खुद के जवाब देने के तरीके में, खुद की जानकारी में। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मुझे देने हैं। तो कमेंट बॉक्स में बढ़िया फटाफट से मुझे जवाब दे दीजिए कि कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है, सारी कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पर बता दीजिए। और मैं शुरू करती हूँ जब तक अपना पाठ, जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इस पाठ के अंतर्गत करेंगे हम प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, गोखले की दृष्टि में समाज में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए सर्वोपरि आवश्यकता क्या थी। थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन समझना आसान है। गोपाल कृष्ण गोखले की दृष्टि में समाज में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए, यानी जो लोग हैं उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी। ये हो गया आसान भाषा में। अब आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले की दृष्टि में समाज में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए शिक्षा सर्वोपरि आवश्यकता थी। देखने में यहाँ प्रश्न और उत्तर देखिए कितने बड़े बड़े लग रहे हैं, है ना, लेकिन पूरी की पूरी पंक्तियां सेम है। सिर्फ यहाँ पर क्या की जगह शिक्षा वर्ड ऐड कर दिया गया है ना। तो कई बार देखने में बहुत बड़ा लगता है उत्तर, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन भरा लगता है, उलझन भरा लगता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ समझते हैं ना तो बहुत आसान होता है। इसीलिए पहली नज़र में कभी किसी चीज़ को कठिन ना समझें, है ना। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या थी, शिक्षा की। जैसे ही लोग शिक्षित होना शुरू हो जाते, उनमें सारी राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता की भावना, स्वयं के अधिकारों की बात, स्वयं के हक की बात, स्वयं के कर्तव्य की बात, ये सारी चीज़ें वो स्वतः ही सीख जाते। तो शिक्षा उन्हें सब चीज़ें अपने आप सिखा देती। यानी इस एकमात्र भावना का विकास करने के लिए क्या चीज़ बस जरूरी थी, शिक्षा का विकास। मतलब वो शिक्षित हो जाते तो ये भावना तो अपने आप ही उनके अंदर आ जाती। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना इसका पहला उत्तर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु क्यों माना। राजनीतिक का मतलब क्या होता है, राजनीति जो करते हैं उसके आधार पर कैसे उनको अपना गुरु क्यों माना। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनैतिक गुरु माना इसलिए क्योंकि उन्होंने गोखले से ही स्वराज प्राप्ति का तरीका सीखा था। किस प्रकार देश आज़ाद होगा, किस प्रकार पूर्ण स्वराज की स्थापना होगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने किससे सीखी थी, गोपाल कृष्ण गोखले से सीखी थी। इसलिए उन्होंने उन्हें राजनैतिक गुरु मान लिया था। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई मुश्किल हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलें। केवल एक गोखले से हमारी रूह कांपती है, यानी एक गोखले ही अंग्रेजों के लिए काफ़ी थे। उनके जैसे बीसियों और बन रहे हैं। हमने देखा था ना, एक संस्थान खोला था उन्होंने जहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल की तरह वो बन गया था, वहाँ पर बीसियों और बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, गोखले के बारे में यह टिप्पणी क्यों की गई, यानी उनके कामों से, उनकी जो उनके जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे थे उससे सभी लोग अब डरने लगे थे कि एक गोखले ही सब पर भारी है और गोखले जैसे और एक टीम तैयार हो गई तो हम सबका क्या होगा। तो ऐसा क्यों कहा गया था ये देखते हैं। उत्तर यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है। मेरे साथ साथ आप इसको समझते जाइए, इसको आप पॉइंट्स में, पैराग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गरीबों की स्थिति के सुधार के लिए सन 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, मैंने आपको जब पाठ पढ़ा था तब भी बताया था कि उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी, जो बाद में आगे चल के शीघ्र ही यह संस्था समाज सेवा करने के लिए तत्पर जो युवा थे, जो यंग लड़के लड़कियां थे, जो उस समय देश की समाज सेवा करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे और आगे आ रहे थे, उनके लिए ये धीरे धीरे क्या हो गया, एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह हो गया, प्रशिक्षण स्थल बन गया था। इसमें जो अधिकांश कार्यकर्ता काम करते थे, जो टीम थी उनकी, वो सारे के सारे स्नातक थे। स्नातक यानी ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे लोग थे।
इस संस्था का मुख्य कार्य क्या क्या था, आप यहाँ से इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस संस्था के प्रमुख कार्य क्या क्या थे? पहला, आदिवासियों का उत्थान करना, बाढ़ और अकाल पीड़ितों की मदद करना, तीसरा, स्त्रियों को शिक्षित करना, चौथा, विदेशी शासन से मुक्ति के लिए लोगों को पूर्ण स्वराज के बारे में बताने का कार्य करना। इतना, ये जो 4 पॉइंट है आप इसको पॉइंट में भी अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये 4 उनके प्रमुख लक्ष्य थे जिसको करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। कार्यकर्ताओं पर गोखले का अच्छा प्रभाव था, यानी जो टीम उनके साथ काम करती थी वो सब गोखले से बहुत इंस्पायर थी, गोखले जी को बहुत मानती थी। इसीलिए गोखले के बारे में यह उक्त टिप्पणी की गई है। ये जो उक्त टिप्पणी यानी कि जो कमेंट है वो इसलिए इनके बारे में किया गया है कि ये गोखले के नाम से सब लोग कांप जाते थे, और अब इस ट्रेनिंग स्कूल में जो प्रशिक्षण स्थल बन गया है इसमें तो बीसियों गोखले बन रहे हैं, गोखले अपने ही जैसे और टीम तैयार कर रहे हैं। अब हम सबका क्या होगा, इस परिक्षेप में ये बात यहाँ पर की गई है। तो अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देखने में बड़ा था बट उत्तर बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, गोखले ने किन बातों के लिए सरकार पर बराबर दबाव बनाए रखा था? दबाव मतलब गवर्नमेंट को किस बात के लिए थोड़ा प्रेशर दिए थे, ये कौन सी चीज थी देखते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी हर बच्चे को निशुल्क यानी फ्री, और साथ ही साथ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा यानी फर्स्ट से लेके प्राइमरी तक की जो एजुकेशन है वो एकदम फ्री होनी चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए और वो कंपलसरी होनी चाहिए। हर व्यक्ति बहुत अधिक पढ़े ना पढ़े लेकिन उसे प्राइमरी शिक्षा जो होती है जिससे वो लिखना पढ़ना सीख जाए, इतनी हर एक को आनी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने, साथ ही साथ कृषि और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत में ज़्यादातर कौन थे उस समय, भारत एक कृषि प्रधान देश था, जितने ज़्यादा किसान थे, अगर हमें कृषि जो हम परंपरागत तरीके से सीख जाते हैं, जैसे पिता को देखकर बेटे ने सीख ली, फिर बेटे को देखकर उसका बेटा सीख जाएगा, इस पैटर्न को छोड़कर अगर हम प्रॉपर कृषि की शिक्षा देने लगे, एग्रीकल्चर की पूरी एजुकेशन देने लगे, कैसे आप बीज चुने, कैसे खेत तैयार करें, तो जब हम किसी चीज़ को सीख कर करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है ना। आपको अचानक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए या आपको तैयार करके एग्ज़ाम लिया जाए, तो उन दोनों स्थितियों में अंतर होगा ना। जिसमें आप प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम देते हैं, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि कृषि किसानों को प्रॉपर सिखाया जाए कि खेती कैसे की जाती है, साथ ही साथ वैज्ञानिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए, साइंटिफिक तरीके से कैसे आविष्कार हैं, क्या खोज हैं, अनुसंधान है, इनके बारे में भी उनको शिक्षा दी जाए, तो इसका बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ अकाल और राहत कोष जो इमरजेंसी फंड होता है गवर्नमेंट का, उसको सोच समझ के खर्च किया जाए। मैंने आपको जब पाठ समझाया था तब भी ये बात बताई थी, पता चला कोई छोटी आपदा आई है उसमें बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया जाए, लेकिन कोई बड़ी आपदा के समय गवर्नमेंट के पास पैसा ही ना बचे। तो ये चीज़ का बैलेंस बना रहे कि जैसी आपदा हो उसका सोच समझ कर खर्च किया जाए, ताकि सबको उसका लाभ भी मिल जाए और पैसा भी वेस्ट ना हो, है ना। इस चीज़ के लिए उन्होंने गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर बना के रखा था। तो आप पॉइंट में इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर उन्होंने दबाव बना के रखा था, कृषि और वैज्ञानिक शिक्षा को देने पर जोर देने के लिए बात की थी उन्होंने, साथ ही साथ बाढ़ अकाल जैसे समय पर गवर्नमेंट का जो कोष है, राहत कोष है, उसका सोच समझकर इस्तेमाल करने की बात उन्होंने की थी। यानी 3-4 पॉइंट में आप इस उत्तर को याद कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना अच्छे से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अलीगढ़ कॉलेज पहुंचने पर गोखले का स्वागत वहां के छात्रों ने किस प्रकार किया? तो वो घटना याद आ गई आपको कि बग्घी में क्या किया, हटाकर क्या लगा दिया था? तो जी हाँ, अलीगढ़ पहुंचने पर वहाँ के छात्रों ने उनसे इतने प्रसन्न हुए उनके आने से कि उस बग्घी में से घोड़े हटा दिए, जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो घोड़े हटा दिए और स्वयं उस बग्घी में जुट गए, यानी उस रथ को स्वयं खींचते हुए आगे ले गए और बग्घी को खींचते हुए गोखले जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगाते हुए जो स्ट्रेची हॉल था वहां तक उनको ले गए थे। इतना भव्य और जोशीला स्वागत गोपाल कृष्ण गोखले जी का कब हुआ था? जब वे अलीगढ़ कॉलेज में पहुंचे थे। ठीक है, सत्य और असत्य का चयन कीजिए। सत्य यानी कि ट्रू और असत्य यानी कि फॉल्स।
तो सत्य और असत्य का चयन आपको करना है। चलिए फटाफट से बता दीजिए कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म मानावाला गांव में हुआ था। तो फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। गोखले का अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार था। गोखले सफल शिक्षक थे। गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड में भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाए। गोखले कृषि तथा वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते थे। तो चलिए उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म मानावाला गांव में हुआ था। असत्य। ठीक है। अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। सत्य। वो अंग्रेजी भाषा पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज रखते थे। वे एक सफल शिक्षक थे। जी हाँ, सत्य। गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड में भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाए। जी नहीं, बिल्कुल असत्य। उन्होंने वहां पर भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कृषि तथा वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते थे। जी हाँ, पूरी तरह सत्य। वो देते थे इस बात पर बल। ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे सत्य और असत्य जान लिए हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है। तो यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म मानावाला गांव में हुआ। असत्य। गोपाल कृष्ण गोखले का अंग्रेजी भाषा पर अधिकार था। सत्य। गोपाल कृष्ण गोखले एक सफल शिक्षक थे। सत्य। इंग्लैंड की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाए। असत्य। और उनकी कृषि और वैज्ञानिक शिक्षा में आवश्यकता पर बल देते थे। सत्य। तो ये हो गया हमारा सत्य और असत्य का सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले, यानी कि खाली स्थान भरो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले के पिता डैश और माता डैश थी। उन्होंने मुंबई के खालिस्तान कॉलेज से खालिस्तान की परीक्षा उत्तीर्ण की। गोपाल कृष्ण गोखले को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है देखते हैं। गोखले ने खालिस्तान को अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया था। तो सबसे पहले ये देखिए, उनके पिता कौन थे। उनके पिता कृष्णाराव और माता सत्यभामा थी। फिल करते जाएं आप अपनी पुस्तिका में। उन्होंने मुंबई के एलिफिस्टन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। गोखले को जन्मजात प्राध्यापक कहा जाता था, कि मतलब वो सिर्फ इसीलिए बस आगे बढ़े थे। उन्होंने बस यही एक मतलब टीचिंग करने के लिए जन्म लिया था। और गोखले ने समाज सेवा को अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य, परम लक्ष्य बना लिया था, कि बस अब मेरे जीवन का एक ही ध्येय है कि मुझे समाज सेवा करनी है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या उद्देश्य थे, सूची बनाइए। क्या उद्देश्य मतलब पर्पस क्या थे, एम क्या थे। तो इसी का भी एक उत्तर हमने दूसरे या तीसरे नंबर पे पढ़ा है। सेम चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। तो आपको एक पंथ दो काज हो गए, कि आपको दो उत्तर एक ही चीज़ों से आपको लिखना है। तो भाई ये दो उत्तर तो हो गए अब आपके लिए आसान। तो फटाफट से आप ही खुद सोच लीजिए, बता दीजिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निम्न उद्देश्य थे। सबसे पहला, आदिवासियों का उत्थान करना, बाल और अकाल पीड़ितों की मदद करना, स्त्रियों की शिक्षा करना और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए लोगों को संघर्ष करना और लोगों को जागरूक करते रहना। तो ये हो गया अब आपके लिए बेहद आसान उत्तर, क्योंकि दो उत्तर आप एक ही शब्दों से पिरो सकते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओहो, यहाँ हो गए प्रश्न समाप्त। तो इस प्रकार आज हमने पूरी तरह समझ लिया कि गोपाल कृष्ण गोखले क्यों एक महान व्यक्तित्व की श्रेणी में उनका नाम लिया जाता है। स्वयं गांधी जी उनसे, उनके विचारों से कितने प्रभावित थे। गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। साथ ही साथ किस प्रकार उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, स्त्रियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए और गरीबों के लिए, इन सभी के लिए कितने महान कार्य किए, उनका कितना साथ दिया, वो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो इसी प्रकार हम आगे भी बहुत सारे महान व्यक्तित्व शेष हैं, अभी उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि इन सब से आप क्या सीख ले रहे हैं, क्या टीचिंग्स ले रहे हैं। तो 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इससे अधिक जितना आप लिख सकते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि ये पुस्तक पढ़ने का क्या लाभ हो रहा है, क्या व्यक्तित्व में, सोच में, विचारों में कुछ अंतर आ रहा है या नहीं। तो इसका मुझसे एक बार चर्चा ज़रूर करें। हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बात मुझे ज़रूर बताना। ठीक है।
और मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें लेकर यहाँ पर उपस्थित है, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, सीयूईटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, और भी बहुत सारे अपकमिंग हैं। ठीक है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में एनटीएससी, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स हो गए, या फिर आपके ओलंपियाड्स हो गए, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी यहाँ बहुत सारा कुछ मटेरियल मौजूद है। तो बस एक हंस जैसे मोती चुग लेता है ना, मोती ढूंढ लेता है पानी में से, वैसे ही दूध में से आप भी बस सार सार ढूंढ लीजिए और बस अपने वीडियोस से अपना भला करते चलिए, अपने ज्ञान के सागर को बढ़ाते चलिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, भाई हम हर जगह हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक लिंक दी गई है, बस उसको खोलिए, गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, फटाफट से उसमें ज़रूरी जानकारी रिक्वायरमेंट्स भर दीजिए, भेज दीजिए, सबमिट कर दीजिए। बस जैसे ही वो हमारे पास आएगा ज़रूरी चीज़ें आप तक पहुंचा दी जाएंगी। हमारे साथ जो वीडियोस हम यहाँ पर बातचीत करते हैं, इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और लाइक और कमेंट तो आप करते ही हैं, सबसे ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे तो भारत उतना ही बढ़िया तीव्र गति से विकास करेगा, और जब तीव्र गति से विकास करेगा तो दूसरों के विकास में हमारा विकास तो सुनिश्चित है। तो बस करते रहिए अच्छे काम, अपना जीवन अच्छे अच्छे कामों में लगाते रहिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मम्मी पापा की बात मानिए, स्कूल अच्छे से जाइए, खूब पढ़ाई करिए, क्योंकि जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है और वो है शिक्षा। ठीक है, वो आपकी सच्ची साथी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एमसीक्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।